Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss किसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, दक्षिण भारत के बारे में। ठीक है, साउथ इंडियन की हिस्ट्री हम आज स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट नज़र आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो साथ साथ एक्सप्लेनेशन को समझते चलेंगे। आज स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को समझेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टूड करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर टिक करेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन को भी रीड करेंगे। ठीक है, और राइट क्वेश्चन के राइट आंसर को फाउंड आउट करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात की जाए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैं हल्का सा जूम कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है। देखिए एक बार हाईलाइटर के द्वारा मैं आपको साथ समझाती चलूँगी। देखिए लिखा हुआ राष्ट्रकूट, चलिए मैं कलर ले लेती हूँ एक बार। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन यदि आप की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहले के लिखा हुआ कृष्ण प्रथम, बी में लिखा हुआ दंती दुर्ग लिखा हुआ है, जी में लिखा दंती दुर्ग। सी की बात की जाए लिखा हुआ गोविंद द्वितीय, और बात की जाए डी की तो इसका राइट आंसर डी में स्टूडेंट ऑप्शन जो है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। यदि बात की जाए इसके राइट आंसर की तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है राष्ट्रकूट साम्राज्य का फाउंडर जो है, संस्थापक स्टूडेंट कौन था। ठीक है, बात की जाए राइट आंसर की तो राइट आंसर इसका स्टूडेंट होगा दंती दुर्ग। क्या होगा स्टूडेंट, दंती दुर्ग होगा। एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम एक बार इसको समझ लेंगे। देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था इसका नाम था दंती वर्मन। क्या था स्टूडेंट, दंती वर्मन था। उसका अन्य भी नाम था, उसको दंती वर्मन या फिर कोई यहीं पर दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसने 8वीं लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक, क्या स्टूडेंट, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को क्या करा इन्होंने, पराजित करा, हराने के बाद में इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्टूडेंट स्थापना की। ठीक है, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी, क्या लिखा स्टूडेंट, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत या फिर जिसका दूसरा नाम है मालखेत बनाई। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। राष्ट्रकूट इसमें पूछा गया है फाउंडर, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने फाउंडर के बारे में बताया, इसके साथ साथ बताया है कि फाउंडर का नाम क्या था, इनको कौन कौन नामों से जाना जाता था। ठीक है, देखिए आप एक बार दोबारा समझ लेंगे एक बार और। देखिए मैं ब्लैक हाईलाइटर ले लेती हूँ। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन था। कौन था स्टूडेंट, दंती वर्मन था। इनका तो दूसरा नाम, इनको दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग भी कहा जाता था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की क्या करी, स्थापना की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी जो है मान्यखेत या फिर मालखेत बनाई। मान्यखेत या फिर मालखेत एक ही नाम है, यहाँ फिर कह लीजिए दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग एक ही नाम है। 8वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने चालुक्य साम्राज्य को जो है, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन जो था, चालुक्य शासक ऐसे पूछा जाता है जैसा था क्वेश्चन कि चालुक्य शासक जो था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कीर्तिवर्मन। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, घराना को बीट किया था उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से जो दंती वर्मन थे उन्होंने किसको, चालुक्य वंश का जो शासक था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन, क्या नाम था स्टूडेंट, कीर्तिवर्मन था, उसको क्या करता, बीट किया था, उसको हराया था। उसके बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य की स्थापना की थी दंती वर्मन ने, राष्ट्रकूट साम्राज्य इनका नाम था। ठीक है, और उन्होंने अपनी कैपिटल जो बनाई थी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त ने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी स्टूडेंट, पाटलिपुत्र बनाई थी। इस तरीके से उन्होंने जब अपनी कैपिटल बनाई थी। यहाँ पे साउथ इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात हम कर रहे हैं, दंती वर्मन की बारे में। तो दंती वर्मन ने कीर्तिवर्मन को हराने के बाद में इन्होंने एक कैपिटल बनाई अपनी, जिसका नाम मान्यखेत या फिर मालखेत भी कहा जाता था, उसको बनाई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट में एक बार देख लेंगे स्टूडेंट क्या है, दंती दुर्ग ने, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट,
दंतीदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान का यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया। क्या हुआ? देखिए दोबारा से, दंतीदुर्ग उसका नाम था, जो क्या थे, राष्ट्रकूट साम्राज्य के क्या थे, फाउंडर थे। उन्होंने दंतीदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ, ये क्या था, एक महादान था, यज्ञ था, हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ किया। इसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। राष्ट्रकूट शासक, क्या लिखा है स्टूडेंट, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपनी 22 अंगुलियों को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। अमोघ वर्ष की तुलना शिवी, क्या लिखा है स्टूडेंट, शिवी, दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय भारत आए अरब यात्री अल-मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बल्हारा, जिनका दूसरा नाम था बल्लभ राज, भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। ठीक है, ये साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, 752 के करीब। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार की जो इन्होंने क्या की थी, स्वीकृति दी थी। ठीक है, इन्होंने परमिशन दे दी थी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में बताऊंगी मैं आपको। पहला ही लिखा हुआ है, दंतीदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है, अमोघ वर्ष की तुलना शिवी, दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट देखिए, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय भारत आए अरब यात्री, जिनका नाम था अल-मसूदी, के मुताबिक राष्ट्रकूट राजा, जिनका नाम था बल्हारा, जिनका दूसरा नाम था बल्लभ राज, भारत का क्या था, सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए परमिशन दी थी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में किन व्यापारियों को बसने और अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने ऐसा कार्य किया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट वंशज थे। क्या लिखा है स्टूडेंट, राष्ट्रकूट वंशज थे। पहले क्या लिखा, वकाटक के थे, या फिर कल्याणी के चालुक्य थे, या फिर बादामी के चालुक्य थे, या फिर कांची के पल्लव थे। ठीक है, यदि बात की राष्ट्रकूट किसके वंशज थे, तो राइट आंसर को यदि देखा जाए तो वो इसका राइट आंसर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, राइट आंसर 2 का होगा, सी। देखिए पेन ना प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है ये प्रॉब्लम चलने में। बादामी के चालुक्य राष्ट्रकूट वंश के क्या थे, वंशज थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के द्वारा एक बार डीप में समझ लेंगे। देखिए एक बार, अंग्रेजी के सक्सीसियर्स का अर्थ वंशज होता है। इसका अन्य अर्थ कर्मानुयायी तथा प्रवृत्ति भी होता है। यहाँ वंशज से तात्पर्य प्रवृत्ति से है। बादामी के चालुक्यों को अपदस्थ करने वाले राष्ट्रकूट मूलतः लटलूर, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में, जो कि वर्तमान में लातूर के नाम से प्रसिद्ध है, जगह के निवासी थे। लेखों में उन्हें लटलूरपुर, क्या लिखा, लटलूरपुर वराधीश्वर कहा गया है। स्कूल के लोग चालुक्यों के राज्य में जिलाधिकारी राष्ट्रकूट थे। वनी दिनोंदोरी तथा राधनपुर के लेखों में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने चालुक्य सेना के समुद्र को विमथित कर उसकी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लिया था। कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध में बादामी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा तथा उसके सभी पुत्र मारे गए। ठीक है, जिसके फलस्वरूप बादामी पर राष्ट्रकूट का क्या हो गया, अधिकार हो गया।
ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेंगे। साउथ इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन यदि आप कई बार मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ओके, दोबारा देखेंगे। अंग्रेज़ी के सक्सीरीज का अर्थ वंशज होता है। इसका अन्य अर्थ कर्मानुयायी तथा प्रवृत्ति भी होता है। यहाँ वंशज से तात्पर्य प्रवृत्ति से है। बादामी के चालुक्यों को आपदस्थ, एक होता है अपॉइंट, अपॉइंट का जो अपोजिट है वही ये मीन है। ठीक है, अपॉइंट का क्या होगा, डिसअपॉइंट, तो ये डिसपॉइंट है। ठीक है, अपदस्थ करने वाले राष्ट्रकूट मूलत लटलूर, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, लातूर में स्थित है, वहाँ के निवासी थे। ठीक है, चालुक्यों के राज्य में जिलाधिकारी राष्ट्रकूट थे, यानी कि वर्तमान समय में डीएम थे, जो उनको जिलाधिकारी कहा गया उस टाइम, वो कौन थे, राष्ट्रकूट ही थे। वनी दिंदोरी तथा राधनपुर के लेखों में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने चालुक्य सेना के समुद्र को विमुथित कर उसकी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध में बादामी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा तथा उसके सभी पुत्र मारे गए, जिसके फलस्वरूप बादामी पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। यहाँ पर ये सिचुएशन बताई किस किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रकूटों का जो है, राष्ट्रकूटों ने अपना साम्राज्य किस तरीके से, किसको मैंने आप यहाँ बताया था किस तरीके से उन्होंने बादामी को जो है, राष्ट्रकूटों को उन्होंने किस तरीके से पराजित किया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर B3 पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। पहले क्या लिखा हुआ, ध्रुव, बी में लिखा हुआ गोविंद थर्ड, सी में लिखा हुआ कृष्ण सेकंड, और डी में क्या लिखा हुआ, गोविंद फोर्थ। ठीक है, गोविंद फोर्थ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, उसका राइट आंसर पे आएंगे। स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा, देखिए एक बार और। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, ध्रुव, गोविंद थर्ड, या फिर कृष्ण द्वितीय, या फिर गोविंद फोर्थ। तो बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की, तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, बी, यानी कि गोविंद थर्ड और राष्ट्रकूट वंश का जो है महान शासक था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को और समझ लेंगे। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। इसने जो है पल्लव, पांडे, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिज्ञता, सेनानायक तव आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरम उत्कर्ष काल था। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दोबारा समझेंगे इसको, एक्सप्लेनेशन को। राष्ट्रकूट वंश का जो महान शासक था, जिसका नाम था गोविंद तृतीय, इसने पल्लव, पांडे, केरल, गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को क्या कर दिया, इसने मिटा दिया। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिज्ञता, सेना नायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका जो काल है वो राष्ट्रकूट शक्ति का चरम उत्कर्ष काल माना गया। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये कि जो गोविंद तृतीय जो है, जिस तरीके से हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से जो है, किसकी सहायता से मैंने आपको पढ़ाया था, किसकी सहायता से मैंने आपको बताया था, विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य की हेल्प से कैसे उन्होंने मगध का शासक बन गया था, और उन्होंने अपनी कूटनीतिज्ञ के कारण और अपनी बुद्धि के कारण किस तरीके से उसने संपूर्ण मगध पर अपना साम्राज्य जो है विस्तृत कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक कि लगभग दक्षिण एरिया के इन एरियो को छोड़कर उसने सभी एरियो पर जो अपना
साम्राज्य स्थापित किया था। इस तरीके से गोविंद जो तृतीय हैं इन्होंने भी अपना काफ़ी साम्राज्य जो है विस्तृत कर लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है स्टूडेंट, देखिए एक बार क्या कहा गया है आगे। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास लटलूर, जिसका आधुनिक नाम लाटूर, जिला बीदर आई गेस कर्नाटक में है, बीदर माना गया है। किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसको गुहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। स्टूडेंट ये जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, ये फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको पढ़ा देती हूँ। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसका दूसरा नाम गुहा मंदिर भी है, का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, बिल्ड करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। और कृष्ण प्रथम कौन थे? ये राष्ट्रकूट शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, इसके बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ एक क्वेश्चन। 4 को देखिए, जैन, हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो गुफा है वो कौन सी गुफा है? ये स्टूडेंट को ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत बार पूछा जाता है। टीजीटी हिस्ट्री की बात कर लीजिए या फिर पीजीटी हिस्ट्री की बात कर लीजिए। ऑप्शन पे आते हैं और पढ़ते हैं ऑप्शन को। यहाँ किस बारे में पूछा गया है? हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो गुफा है उसका नाम क्या है? पहला क्या लिखा हुआ है? नासिक। बी में क्या लिखा हुआ है? पीतल खेरा। ठीक है, उसके बाद में सी में क्या लिखा हुआ? अजंता। और डी में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? एलोरा। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट? एलोरा। हमें अपने राइट आंसर जो इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यदि हम राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट होगा एलोरा। क्या होगा स्टूडेंट? एलोरा। यानी कि हिंदू, जैनिज्म और बौद्धिज्म ये तीनों ही तरह के जो क्या थे, रिलीजियस थे, जो धर्म थे, उनका जो प्रतिनिधित्व करती है वो गुफा है, उसका नाम जो है क्या है स्टूडेंट? एलोरा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या स्टूडेंट? डी है। उसके द्वारा ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे। ओके, एक बार चलिए एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन पे क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र में क्या है? औरंगाबाद। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान है, और ये जो गुफा है इसका नाम है एलोरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? एक बड़े ही फेमस मंदिरों में है। यहाँ 5वीं से 8वीं शताब्दी तक निर्मित कम से कम 17 गुफाएं हैं। देखिए 5वीं से 8वीं शताब्दी तक जितनी भी यहाँ पर मंदिर बने, ठीक है, और जो गुफाएं हैं वो 8वीं से लेकर 5वीं शताब्दी से रिलेटेड गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदुओं की तथा कुछ बौद्धिज्म और कुछ जैनियों की हैं। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी में करवाया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगी और उसको हम दोबारा से समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहली इम्पोर्टेंट स्टूडेंट क्या है कि 5वीं से 8वीं शताब्दी तक 17 गुफाएं बताई गई हैं जो इस शताब्दी के दौरान बनी है। अब ये स्टूडेंट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद जिले में स्थित है एलोरा नाम की गुफा। ठीक है, 17 गुफाएं हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसमें और क्या चीज़ है कि एलोरा का सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। कहाँ पर स्टूडेंट है? तो ये महाराष्ट्र में ही है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूट प्रथम ने कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और जो कृष्ण प्रथम जो थे स्टूडेंट किस वंश से रिलेटेड थे? तो राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। और कब बनवाया था इन्होंने? तो इन्होंने बनवाया था 756 से 773 के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसी एक्सप्लेनेशन 4 की भी एक्सप्लेनेशन को भी एक बार हम समझ लेंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र
में स्थित हैं। देखिए एक बार और क्या लिखा हुआ, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। भाई कलर ये वाइट पता नहीं क्यों हो जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। इनकी संख्या 29 है लगभग मानी जाती है, जिनमें से कुछ 100 फीट गहरी हैं तथा घोड़े की नाल के आकार में खुदी हैं। घोड़े की नाल आपने देखिए इस तरीके की शेप होती है, जिस तरीके से हमने पढ़े थे सांची के, स्तूप, अशोक के, मैंने आपको बताया था उनका जो शेप है वो कैसी अर्ध गोलाकार, ठीक है। सांची के स्तूप, तो उसी तरीके से ये जो शेप है हल्की सी थोड़ी सी गहरी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से बना होता है क्या, नाल घोड़े का, ठीक है। खुदी है, 100 फीट गहरी है, करीब 29 जो हैं क्या है गुफाएं हैं। अजंता की गुफा नंबर इसका दिया है 16 और 17 क्या है गुप्त काल की मानी जाती है, यानी कि 16 और 17वीं नंबर की जो गुफा है वो गुप्तकालीन मानी जाती है, ठीक है। पीतलखोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। क्या लिखा है स्टूडेंट, पीतलखोरा महाराष्ट्र के राज्य औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से 14 बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पे औरंगाबाद के अलावा पीतलखोरा नामक जहाँ पर भी स्थित हैं, और ये जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पीतलखोरा नामक जगह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया। देखिए क्वेश्चन आगे जो मैंने भी आपको पढ़ाया था, तो मैंने भी आपको स्टूडेंट पढ़ाया था, इसका राइट आंसर स्टूडेंट आपको पता होगा, लेकिन हम इसको फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार ऑप्शन को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ एक बार, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का, देखिए पेन नहीं चल रहा है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन को रीड करते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, राष्ट्रकूट वंश, बी में लिखा हुआ है चोल वंश, सी में लिखा पल्लव वंश, और डी में लिखा हुआ है चालुक्य वंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के यदि राइट आंसर को यदि हम फाइंड आउट करें, तो मैंने भी आपको समझाया है कि एलोरा का कैलाश मंदिर जिस शासक ने बनवाया वो किस वंश से रिलेटेड था, वो था राष्ट्रकूट वंश। क्या था स्टूडेंट, राष्ट्रकूट वंश था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है स्टूडेंट क्या है, ए है। तो स्टूडेंट 5 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है यहीं पर कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी।